दोस्तों अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में 4 शानदार सीरीज चले हैं। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज और एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है भारतीय राज व्यवस्था की सीरीज। तो भारतीय राज व्यवस्था की सीरीज को आपने बहुत पसंद किया। भारतीय राज व्यवस्था की सीरीज के भाग 16 तक के वीडियो आ गए हैं, जिन्हें आप लोगों ने बहुत प्रशंसा किया, सराहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा करेंगे। इससे भाग 16 तक के जो वीडियो आ गए हैं, भाग 16 में आपको समानता के अधिकार का अच्छे से समझाया गया था और उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के तो आप लोगों ने उसे अच्छे से समझा। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देख लें, तब आपको ये वीडियो बहुत समझ में आएगा। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 तक के आर्टिकल हम लोग अच्छे से समझ लिए थे और विस्तृत समझ लिए थे। इसको हम लोग भी विस्तृत रूप में समझेंगे। पहले शॉर्ट में समझते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। यद्यपि पहले प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, उसे निकाल करके कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभी हम आगे इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये तीनों अनुच्छेद को हम लोग आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद। तो अब अनुच्छेद 19 में क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का हम लोग एक और अधिकार था, जिसे हम लोग कहते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब ये वर्तमान में कानूनी अधिकार बन गया है। कैसा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। तो अनुच्छेद 19(1) में स्वतंत्रताएं हैं, 7 प्रकार की थी, वर्तमान में 6 प्रकार की हैं। अनुच्छेद 19(2) में निर्बंधन लगाए गए स्वतंत्रता पर बंधन की, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और दूसरे के मूल अधिकार न बाधित हों, इस संदर्भ में इन पर निबंधन लगाए गए हैं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हैं। और अनुच्छेद 19(1) में क्या क्या कहा गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19(1) में का से लेकर के 6 तक, क ख ग घ ङ च छ। तो 6 जो है निर्सित हो गया है, वो कानूनी अधिकार बन गया है और अनुच्छेद क से लेकर च तक ये है। पहले जो आपकी स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और वाक एवं अभिव्यक्ति इसको बहुत स्पेशल रूप से अध्ययन करेंगे। और इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इतनी ब्रॉड कर देता है कि अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत कुछ समाहित हो जाता है और इसी पर जो है डिस्प्यूट भी है। तो उसको हम लोग समझेंगे। अनुच्छेद 19(1) में ही दूसरी प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का तात्पर्य है कि हम शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्रों के साथ सम्मेलन कर सकते हैं, कोई संगठन, कोई सम्मेलन बुला सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। तो ये दूसरी है। और तीसरी जो स्वतंत्रता है संघ या संगठन बनाने की। संघ या संगठन बनाने से तात्पर्य है कि हम लोग कोई संगठन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं। तो ये संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में ही जो चौथी स्वतंत्रता है वो आबाद संचरण की स्वतंत्रता है, अर्थात भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप बिना प्रतिबंध के संचरित कर सकते हो। यद्यपि कुछ नॉर्थ स्टेटों में, कुछ कहीं कहीं जनजातीय क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध है, तो वो अनुच्छेद 19(2) के तहत है। निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता। निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि आप भारत के देश में कहीं पर भी आप बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और वृत्ति एवं आजीविका एवं कारोबार की स्वतंत्रता। आप कोई व्यक्ति कोई कार्य कर सकते हैं, कोई आजीविका कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में ये 6 प्रकार की
स्वतंत्रताएं दी है। अब हम लोग 6 प्रकार की स्वतंत्रता का सबका एक एक सब में विशेष है, तो सबको अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है, अभी हमने देखा 6 प्रकार की जो हमारी स्वतंत्रता थी, उसमें पहली स्वतंत्रता थी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये पेपर्स में बहुत पूछे जाते हैं कि ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किन आधारों पर लगाया जाता है, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेस्ड मेंस में भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की बेसिक अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। प्रेस की स्वतंत्रता, जो हमारा मीडिया है, मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। उसमें अनुच्छेद 19(1) के में पहले जो स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता रखी गई है। दोस्तों, साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ 1962 में एक मामला आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल ये हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी, तो ये बोला गया अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति का ही एक भाग है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार 2004 का नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज को फहरा रहा है और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान कर रहा है तो वो उसकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है। वाणिज्यिक भाषण तथा विज्ञापन की स्वतंत्रता, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है कि विज्ञापन की स्वतंत्रता, अब विज्ञापन की स्वतंत्रता किस आर्टिकल का भाग है या किस प्रकार की स्वतंत्रता है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जानने का अधिकार, तो जानने का अधिकार जो है ये भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतदाता को सूचना का अधिकार, मतदाता को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो जो भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हुए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, उन प्रतिनिधियों के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मतदाता मांग सकता है। उनका पृष्ठभूमि क्या है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसका पुलिस बैकग्राउंड में क्या, पुलिस में उसकी क्या क्रिमिनल पृष्ठभूमि है, तो उससे संबंधित मतदाता को यह अधिकार दिया गया है कि वो जानकारी ले सकता है। और ये जानकारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। चुप रहने का अधिकार, कोई बोला हमको नहीं बोलना है, अब लोग खूब बोल रहे हैं, नहीं बोलना है, तो उसका अधिकार है, इसलिए वो चुप रह रहा है। तो चुप रहना भी एक अधिकार है। और ऐसा भी कहते हैं कई बार बोलने की अपेक्षा चुप रहना भी बहुत कुछ बयां कर जाता है। तो चुप रहने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। प्रदर्शन या धरना का अधिकार, धरना लोग जो देते हैं वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति का भाग है। और एक और भाग है विदेश जाने का अधिकार भी। मेनका गांधी भारत संघ मामले में इसमें ये निर्णय दिया गया था कि विदेश जाने का भी अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें शामिल की है और इसकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। और लेकिन साथ में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी हैं। और देखते हैं दोस्तों किन आधारों पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19(1) में तो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अनुच्छेद 19(2) में हमारे पे प्रतिबंध लगाए गए हैं कि इस तरह हम स्वतंत्रताओं का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यदि इस आधार पर यदि आपकी कोई स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रतिबंधित है। प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) में दिया गया है किस आधार पर इन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक तो भारत की संप्रभुता के बारे में कुछ भी वाक एवं अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, ना तो उसके साथ प्रेस के बारे में भारत की संप्रभुता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना राज्य की सुरक्षा के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लोक व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे देश के अंदर का माहौल खराब हो, शिष्टाचार एवं सदाचार ऐसा कोई गलत अवधारणा दूसरे के प्रति नहीं अभिव्यक्त कर सकते
जो शिष्टाचार और सदाचार के विपरीत। दूसरी स्वतंत्रता है दोस्तों, वो है सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 19(1) ख में किया गया है, सभा एवं या सम्मेलन की स्वतंत्रता। और यह सभा एवं सम्मेलन निरायुध होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो शांतिपूर्ण और निरायुध होना चाहिए। निरायुध का मतलब बिना औजारों के, किसी भी प्रकार के औजार के साथ आप सभा या सम्मेलन नहीं कर सकते। और कोई भी सभा या सम्मेलन उपद्रव के साथ नहीं हो सकता, शांतिपूर्ण हो सकता है। दोस्तों इस 19(1) ख की जो स्वतंत्रता है सभा या सम्मेलन की, ये 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहला है देश की प्रभुता या अखंडता, और दूसरा जो प्रतिबंध है वो है लोक व्यवस्था की। आप कोई भी ऐसी सभा कर रहे हैं जिससे लोक व्यवस्था खराब हो रही है, माहौल खराब हो रहा है, तो उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्वतंत्रता, तीसरी स्वतंत्रता क्या है। दोस्तों संगठन या संघ बनाने की ये तीसरी स्वतंत्रता है। संगठन या संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19(1) ग में दिया गया है। इंग्लिश में कहें 19(1)(c), तो 19(1)(c) या 19(1) ग में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब जैसे आप देखते हैं RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भीम आर्मी देखते हैं, तो ये सभी संगठन किसके तहत है? अनुच्छेद 19(1) ग के तहत इनको अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप संघ या संगठन बना सकते हैं। लेकिन संघ या संगठन 3 आधारों पर उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को यदि संघ या संगठन खंडित करता हो, उस पर प्रतिबंध, जैसे खालिस्तानी जैसे संगठन है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आपकी सदाचार और लोक व्यवस्था, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर, इन 3 आधारों पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। किसी भी संगठन पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता है चौथी है, उसको हम लोग समझने का। दोस्तों जो चौथी स्वतंत्रता है वो है आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आबाद संचरण का मतलब होता है भारतीय किसी भी क्षेत्र पर आप स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन ये इस पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 19(1) घ में इसका वर्णन किया गया है, और यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19, 29 ये सब भारतीयों को, केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारतीय नागरिक होना चाहिए उसके लिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 आधारों पर प्रतिबंध हो, जहाँ के साधारण जन के हितों को देख करके प्रतिबंध लगाया जा सकता, और ST क्षेत्र मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में। तो आज भी अंडमान निकोबार यदि आप घूमने जाएंगे तो वहाँ जाएंगे तो कुछ विशेष जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर आपको घूमने का प्रतिबंध है, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्वतंत्रता, जो 5वीं स्वतंत्रता है। जो 5वीं स्वतंत्रता है वो निवास की स्वतंत्रता है, अर्थात कहीं पर भी आप किसी भी भारतीय भूभाग में जाके बस सकते हैं। और ये अनुच्छेद 19 अंग में कहा गया है कि आपको किसी भी भारतीय क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक तो ST क्षेत्रों पर आप निवास नहीं कर सकते, और लोक व्यवस्था में जहाँ पे आपके बसने से वहाँ का लोगों को खतरा हो, तो इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को इसका अपवाद पहले था, जब जम्मू कश्मीर राज्य बटा नहीं था, लेकिन धारा 370 समाप्त हो जाने के बाद ये भी अब जम्मू कश्मीर में भी आपको निवास करने की स्वतंत्रता मिल गई है। चलिए लास्ट जो स्वतंत्रता है, छठा स्वतंत्रता, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वृत्ति या उपजीविका का अधिकार ये अनुच्छेद 19(6) में है। तो अनुच्छेद 19(4) क्या है? तो अनुच्छेद 19(1)(4) ये क्या है? ये संपत्ति अर्जन का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। दोस्तों संपत्ति के अधिकार, इसे जो है 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया।
कानूनी अधिकार। तो प्रायः मूलतः वृत्ति, व्यापार, कारोबार, कोई भी आप कारोबार कर सकते हैं। पहले प्राचीन परंपरागत रूप में ये था कि हर व्यक्ति धोबी है तो कपड़ा धोने का विशेष जातिगत आधार पर व्यवसाय थे, और इतना वो रूढ़ हो गया था कि एक व्यवसाय, एक जात या एक समूह के व्यवसाय को दूसरा समूह या दूसरे जात के व्यक्ति नहीं अपना सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति या आजीविका का अधिकार दिया गया कि किसी भी जात, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो और कोई भी काम कर सकता, कोई भी कारोबार कर सकता है। दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 रहा, जिसको हमने व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से समझा। अनुच्छेद का 19 को कहीं पर भी नहीं छोड़ा। अब हम लोग अनुच्छेद 20 को समझते हैं और 21 को समझते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 19 आपने अच्छी प्रकार समझ लिया, और अनुच्छेद 20 में क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। तो दोष सिद्ध के संदर्भ में ये आम जनता को, आम नागरिकों को ये दोष सिद्ध के संदर्भ में ये नहीं होगा कि किसी की सरकार है तो कुछ भी कर सके, ऐसा नहीं है। तो दोष सिद्ध के संदर्भ में प्रत्येक नागरिक को संरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है संरक्षण? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा जब तक उससे संबंधित कोई विधि का उल्लंघन ना किया हो। यदि कोई विधि उस संदर्भ में बनी ही नहीं है तो वो व्यक्ति उसका अपराधी कहलाएगा ही नहीं। और ध्यान में रहना है कि कोई विधि जब से बनती है उसके पहले नहीं लागू हो सकती। पहले यदि विधि लागू होती है हम लोग उसे कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव, लेकिन यहां पर इस संदर्भ में भूतलक्षी प्रभाव वर्जित किया गया है, भूतलक्षी प्रभाव का निषेध किया गया है। मान लीजिए कि चोरी के लिए 10 वर्ष यदि सजा अभी आज पारित हो रही है, तो पिछले चोरी के लिए 2 वर्ष सजा थी, तो पिछले जिन्होंने चोरी किया उनको 10 वर्ष सजा नहीं मिलेगी। जो अब जिन्होंने चोरी, अब आज से कानून बनने के बाद जिन्होंने चोरी करेंगे तो उनको 10 साल की सजा मिलेगी। तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्राप्त है, 20(1) में कहा गया है। 20(2) में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात कोई व्यक्ति कोई एक विधि का उल्लंघन किया है तो उसको एक बार ही दंड दिया जाएगा। ये नहीं कि उसी एक ही दंड के लिए अलग अलग संस्थाएं बार बार दंड दें। तो यहां पर दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है 20(2) में। अब यहां 2 ध्यान रखना है, 20(2) माने दोहरे दंड से, ठीक है। और कार्योत्तर विधियों से संरक्षण 20(1) में। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन क्या होता है? आत्म अभिशंसन का मतलब होता है स्वयं के प्रति साक्ष्य उपलब्ध कराना, स्वयं के प्रति गवाह देना। तो ये किसी भी व्यक्ति को ये दबाव देकर के अपने ही खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक केस आया था दोस्तों, वो आया था सेवली वर्सेज कर्नाटक राज्य बनाम 2010। तो सेवली वर्सेज कर्नाटक राज्य, सेवली बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में ये कहा गया है कि नारकोटिक्स है, पॉलीग्राफ है, वेन प्रिंटिंग है, ये सभी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इनको वर्जित कर दिया गया। फिर एक मिस्टर एक्स बनाम मिस्टर जेड 2002 का केस है। इसमें क्या हुआ कि इसमें डीएनए टेस्ट को, तो जो डीएनए टेस्ट करवाना नारायण तिवारी को कराना पड़ा और बाद में उसका बेटा वो सिद्ध हुआ। लेकिन डीएनए टेस्ट को इस आधार पे नहीं खारिज किया जा सकता कि वो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन कर रहा है। तो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड 2002 के मामले में इस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये 20(3) का उल्लंघन नहीं है। आइए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 20, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, जो लास्ट ये स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि विधि के बिना किसी को भी प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात जब तक कानून या न्यायालय किसी कानून के माध्यम से, किसी विधि के माध्यम से प्राणदंड नहीं देता है, उसके अलावा किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्राण नहीं लिए जा सकते। तो ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। नैसर्गिक न्याय,
ये नैसर्गिक न्याय का अनुपालन करता है। अमेरिकी न्यायालय ने ये कोट किया था कि जो प्राण तथा दैविक स्वतंत्रता है ये नैसर्गिक नियमों के अनुकूल है, अर्थात इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसे जीने का अधिकार है। एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन भी है। प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 विधि द्वारा भी स्थापित प्रक्रिया के अधीन है या नहीं है, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है और ये विधि द्वारा स्थापित अमेरिकी संविधान की देन है। और शिक्षा पाने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। और 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। ये 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन में लगभग 14 वर्ष तक के बच्चों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। शिक्षा का अधिकार, इस कानून भी बाद में इसी के संदर्भ में आया। तो मूल अधिकार 86वें संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया। और इसको किस में सम्मिलित किया गया दोस्तों? इसमें 21 का में, किसमें? 21 का में। नेक्स्ट है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। चिकित्सा सहायता प्राप्त करना, ये भी 21 के अंतर्गत आता है। निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करना, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार, ये बहुत पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निजता का अधिकार बहुत चर्चा में रहा। तो निजता या स्वतंत्रता, प्राइवेसी का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कोई स्त्री यदि बच्चा पैदा करना चाहे, ना करना चाहे, तब भी ये उसके प्राण तथा दैविक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। फोन टैपिंग, किसी का फोन टैप कराना, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसलिए किसी का फोन टैप करना भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी तैयारी में हम लोग 4 चांद ला देंगे। ऐसी तैयारी करवाएंगे हर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम। जीएस फाउंडेशन में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ, रीजनिंग के भी क्लासेज होंगे। और हिंदी साहित्य, इतिहास और करंट अफेयर और इसकी हिंदी व्याकरण भी आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों खुद तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों को भी चैनल से जरूर जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।